नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोडेरा या ग्लोबोडेरा नेमेटोड्स। शुरुआत करते हैं सूत्रकृमि से। सूत्रकृमि है, उनके बारे में पहले जान लेते हैं भी सूत्रकृमि होते क्या हैं। तो जो सूत्रकृमि है, सूत्रकृमि बहुत छोटे बहुकोशिकीय खंड रहित यानी खंड नहीं पाए जाते और कृमि रूपी यानी एक हुक के समान मुड़े हुए कृमि रूप में होते हैं। द्विपार्श्विक यानी दोनों सिराओं पर ये चल फिर सकते हैं। सुडोल होते हैं यानी थोड़े से मोटे होते हैं। जीव होते हैं। मृदा में नमी व गीली सतह पर पाए जाते हैं। जहाँ पे भी मृदा गीली होती है या नम होती है वहाँ पर सूत्रकृमि मौजूद रहते हैं। सूत्रकृमि ताजे और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। पौधों और जंतुओं के भीतर यानी प्लांट्स और एनिमल्स के भीतर स्थित रहते हैं। सूत्रकृमि अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों पर जीवित रहते हैं यानी ये परजीवी रूप में रहते हैं किसी भी प्लांट्स पर या एनिमल्स पर। सूत्रकृमियों की अनेक प्रजातियां हैं जो पौधों और जीवों पर जीवित रहती हैं। ये फसलों में रोग पैदा करते हैं। सूत्रकृमि पौधों में मूल गांठ रोग यानी रूट नॉट डिजीज उत्पन्न करते हैं तथा सभी स्थानों पर मुख्यतः पाए जाते हैं। सूत्रकृमि या कवक या जीवाणु द्वारा जो लक्षण प्रकट होते हैं उसी के समान सूत्रकृमि के भी लक्षण प्रकट होते हैं। यानी जिस प्रकार फंगस और बैक्टीरियल डिजीज अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है उसी प्रकार सूत्रकृमि के भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, सेम टू सेम। सूत्रकृमि पौधों के भीतर से भोजन व सतह से भोजन ग्रहण करते हैं यानी या तो पौधों के भीतर से अपनी स्टाइलेट को प्रवेश करवाकर भोजन ग्रहण करते हैं या प्लांट्स की सतह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और एक विशेष या विषैला टॉक्सिन भी इंजेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं। पौधों में इस टॉक्सिन के कारण विकृति उत्पन्न हो जाती है और संक्रमित जो सूत्रकृमि होते हैं वो उनसे संक्रमित पौधे उनकी वृद्धि रुक जाती है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और पौधा बौना रह जाता है। पौधे में हरिमाहीनता व उत्तकों की अतिवृद्धि व अतिवर्धन उत्पन्न हो जाता है यानी प्लांट्स के अंदर हरापन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। उत्तक की वृद्धि हो जाती है या अतिवृद्धि हो जाती है। सूत्रकृमि में नर का शरीर बेलनाकार व मादा अंडाकार होती है या फूली हुई होती है यानी जो नर होता है वो बेलन के आकार का होता है यानी सिलेंडर के आकार का होता है और जो मादा होती है वो अंडाकार या फूली हुई होती है या नाशपाती के आकार की होती है या तो वो लेमन शेप में होगी। सूत्रकृमि में सुविकसित मुखांग पाए जाते हैं यानी या सुविकसित और सुसंगठित मुख अंग पाए जाते हैं जिसमें एक स्टाइलेट या सुकिका होती है। इसी के द्वारा ही भोजन का ग्रहण किया जाता है या भोजन एब्जॉर्ब किया जाता है। जनन क्रिया जो होती है सूत्रकृमि में वो क्रॉस के द्वारा संपन्न होती है। निषेचन क्रिया के बाद अंडों का उत्पादन होता है। सूत्रकृमि होता है उसमें निषेचन की क्रिया क्रॉस के द्वारा भी होती है और बगैर क्रॉस के भी होती है यानी अनिषेक जनन भी पाया जाता है। प्रथम निर्मोचन अंडे के अंदर ही पूर्ण होता है और द्वितीयक निर्मोचन डिंबक के बाहर आने पर होता है यानी जो प्राथमिक जो निर्मोचन होगा वो मोल्टिंग होगी वो अंडे के अंदर ही हो जाती है और द्वितीयक जो निर्मोचन होगा वो डिंबक के बाहर आने पर होता है। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज होती है सूत्रकृमि की वो सेकेंडरी स्टेज ही होती है और पौधों पर यही स्टेज आक्रमण करती है। सूत्रकृमि पौधे के बाहर व भीतर आहार ग्रहण करते हैं और पादप परजीवी सूत्रकृमि प्रवासी या स्थानबद्ध होते हैं यानी जो पादप परजीवी सूत्रकृमि होती है वो या तो प्रवासी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या एक स्थान पर पड़े रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं जब तक किसी के साथ ये चिपक कर न जाएं। ये एक स्थान पर बने रहते हैं। इनका संपूर्ण विकास परपोषी पर होता है क्योंकि ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हेटेरोडेरा या ग्लोबोडेरा सूत्रकृमि की बात करते हैं अपने। जो हेटेरोडेरा या ग्लोबोडेरा है उसके जो लक्षण, उसका कैरेक्टर्स और वो किस प्रकार का होता है, कितनी संतति पैदा करता है और किस वंश का होता है उसके बारे में इस टॉपिक में बात करते हैं। हेटेरोडेरा या ग्लोबोडेरा जो सूत्रकृमि होता है वो शीतोष्ण फसलों में यानी जो शीत ऋतु में पैदा होती है, शीतोष्ण कुल की फसलें होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह सिस्ट फॉर्मिंग नेमेटोड्स होता है यानी यह एक पुट्टी युक्त सूत्रकृमि भी कहलाता है यानी पुट्टीकारी सूत्रकृमि होता है। संपूर्ण विश्व में यानी पूरे विश्व में हेटेरोडेरा की 56 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये 56 वंश पाए जाते हैं
और ग्लोबोडेरा की 12 प्रजातियां पाई जाती है। हेट्रोडेरा की तो 56 वंश है और ग्लोबोडेरा की 12 स्पीसीज है। भारत में हेट्रोडेरा की 16, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर 16 है हेट्रोडेरा की, और ग्लोबोडेरा की सिर्फ 2 प्रजाति है। भारत में सूत्रकृमि, सीरियल, सिस्ट और रूट इलवर्म, यानी यह जो सीरियल क्रॉप होती है, जो अनाज कुल की फसलें होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हेट्रोडेरा एविनी। गेहूं और जौ में, जो गेहूं की फसल है और जौ की फसल है ग्रेमिनी कुल की, उसमें एक डिजीज उत्पन्न करता है हेट्रोडेरा एविनी या मेजर एविनी, मोलिया डिजीज। यह डिजीज सूत्रकृमि के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट एंड बार्ले। सर्वप्रथम सबसे पहले 1874 में कून नामक एक वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सिस्ट नेमेटोड की खोज की थी सीरियल यानी अनाज कुल की फसलों में। जो अनाज कुल की फसलें हैं गेहूं और जौ में, सबसे पहले इसमें खोज कून नामक वैज्ञानिक ने 1874 में ही की थी। भारत में 1958 में वासुदेव ने राजस्थान के सीकर जिले में इस सूत्रकृमि को देखा था। यानी राजस्थान के अंदर भारत में सबसे पहले देखा गया था इस सूत्रकृमि को राजस्थान के सीकर जिले में, और सीकर जिले में देखने वाले वैज्ञानिक थे वो थे वासुदेव ने 1958 में देखा था। हेट्रोडेरा से जो डिजीज उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है गेहूं और जौ में, उसको सबसे पहले जो स्थानीय लोग थे, यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने मोलिया नाम दिया था, यानी इसे मोलिया नाम दिया था, और यही इसका नाम आगे चलकर पड़ गया था, यानी इसे पुकारा जाता है मोलिया डिजीज के नाम से। अब इसके जो सिम्टम्स है, यानी इसके जो लक्षण है, वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी जब यह सूत्रकृमि किसी फसल में लग जाता है तो इसके सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं और किस प्रकार दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, इस रोग के जो लक्षण हैं वो फसल बुआई के, यानी जो फसल अपनी बो देंगे तो उसके 1 माह बाद ही दिखाई देते हैं, यानी 1 मंथ बाद जब फसल जर्मिनेट हो जाती है तब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी जनवरी अंत तक 1 माह बाद यह रोग खेत में, यानी जब मुख्य खेत होगा अपना फील्ड, उसमें बिखरे हुए रूप में, यानी ये नहीं है भी एक साथ सारे पौधे संक्रमित हो जाएंगे, ये टुकड़ों में दिखाई देता है। ये किसी भी कोने पे हो सकता है, सेंटर पॉइंट पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, यानी बिखरे हुए टुकड़ों में पाया जाता है। ये टुकड़े 2 से 3 फुट के होते हैं। यानी जब यह डिजीज़ प्रोड्यूस होता है या ये सूत्रकृमि जब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये 2 से 3 फुट के एरिया में ही कवर करता है, यानी सारी जगह नहीं दिखाई देता। इसके कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं, यानी जो पौधे होते हैं जिनमें हरापन होना चाहिए, हरापन के स्थान पर पीलापन दिखाई देता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1 से 2 फुट से अधिक बड़ी नहीं होती है। इस रोग में, यानी जो प्लांट्स होता है उसकी जो ऊंचाई होती है इन्फेक्टेड प्लांट की, उसकी ऊंचाई 1 से 2 फुट से अधिक नहीं होती है। इस रोग में टिलरिंग बहुत कम निकलती है, यानी इस डिजीज़ के, यानी इस हेट्रोडेरा के कारण जो टिलरिंग है वो बहुत ही कम निकलती है। तना पतला रह जाता है, यानी जो सूत्रकृमि होती है वो अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। कई जो ऐसे भी सूत्रकृमि हैं जो जिनके द्वारा टिलरिंग अधिक निकलती है, लेकिन हेट्रोडेरा के कारण टिलरिंग बहुत कम निकलती है, तथा पतना है, जो तना है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, यानी जो स्टेम होता है वो बिल्कुल थिन हो जाता है। इसके जो लक्षण है वो एनपीके के लक्षण के समान होते हैं, यानी ऐसे लगता है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की एकदम से कमी आ गई है। रोगी पौधे में स्पाइक नहीं बनती है, यानी जो संक्रमित पौधा होगा उसमें स्पाइक नहीं बनती है, तथा समय से पूर्व सीड रहित बनती है, यानी जो स्पाइक बनती है वो समय से पूर्व ही लग जाती है, यानी जो फसल अपनी 120 दिन की है वो 90 दिन में ही कंप्लीट हो जाती है, और उसमें बाली तो बनती है लेकिन उसमें सीड्स नहीं बनते या स्पाइक बिल्कुल भी नहीं बनती, और जो स्पाइक बनती है वो सीड रहित बनती है। ये इसकी खास पहचान है हेट्रोडेरा नेमेटोड्स की। जड़ क्षेत्र के पास जो रूट्स होती है उसके आसपास गुच्छों की संरचना दिखाई देती है, यानी जो यह सूत्रकृमि होता है ये गुच्छों के रूप में एक संरचना बना लेता है जिन पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, यानी इसमें जो गांठें होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी होती है। जो मोलिया डिजीज था, जो मिलाइडोगाना सूत्रकृमि था, उसमें जो गांठें थी वो बड़े आकार की बनती है, लेकिन हेट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा सूत्रकृमि है उसकी जो गांठें होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी बनती है।
जब फसल 3.5 माह की हो जाती है तो जो जड़ तंत्र होता है उसके पास चमकीले या सफ़ेद रंग की मादा सूत्रकृमि देखी जा सकती है। यानी जब फसल अपनी 3 माह या उससे थोड़ी अधिक हो जाती है 3.5 माह की, तो उस समय जो जड़ तंत्र होता है उसके आसपास सफ़ेद रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है, जिसका आकार लेमन शेप होता है। फसल कटाई के 2 सप्ताह पूर्व मादा भूरे रंग की हो जाती है और सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब फसल की अपने कटाई करेंगे तो उससे 2 सप्ताह पहले ही मादा ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। पहले ये सफ़ेद कलर की थी और फिर ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है और अपने चारों ओर एक सिस्ट या पुट्टी का निर्माण करती है। एक रोगी पौधे की जड़ों पर 15 से 20 सिस्ट पाई जाती है। यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा उसके आसपास जो जड़ तंत्र होगा उसमें 15 से 20 सिस्ट या पुट्टियाँ पाई जाती है। यानी इनके जो घर होते हैं जिनको पुट्टी बोलते हैं वो 15 से 20 उसके आसपास पाए जाते हैं, जिनका कलर ब्राउन्स होता है। पौधे को जब उखाड़ कर देखते हैं, यानी जब पौधे को उखाड़ते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से उखड़ जाता है। होस्ट जो रेंज है यानी हेट्रोडेरा या ग्लोबोडेरा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान गेहूं, जौ, राई और ग्रेमिनी कुल की जो भी फसल है उन पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यह एक घास पर भी पाया जाता है जिसका नाम है पिनेटिफिडा। जो फिनेटिफिडा घास है उस पर भी इस प्रजाति के सूत्रकृमि पाए जाते हैं जब गेहूं की फसल इनको नहीं मिलती। यानी ये अल्टरनेट होस्ट के रूप में भी जीवित रह सकते हैं। इसका जो पैथोजन है वो हेट्रोडेरा एविनी या हेट्रोडेरा मेजर, यानी इस जो सूत्रकृमि है इसका नाम है हेट्रोडेरा एविनी या हेट्रोडेरा मेजर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण। जो वर्गीकरण है सूत्रकृमि का, उसका जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, फाइलम है वो है नेमेटोडा, क्लास है सेंसरनेटिया, ऑर्डर है टिलेनकिडा और सब ऑर्डर है वो टिलेनकाइना और वो है हेट्रोडेरिडी। और जो जीन्स है वो है हेट्रोडेरा और जो स्पीसीज है वो एविनी हो सकती है, हेट्रोडेरा एविनी या हेट्रोडेरा मेजर, कोई भी स्पीसीज हो सकती है जो इन्फेक्शन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोडेरा एविनी। जो हेट्रोडेरा एविनी है उसका जो लाइफ साइकिल है यानी उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। यह सूत्रकृमि नींबू के आकार का होता है और भूरे कलर का होता है। यानी जो सूत्रकृमि है वो ब्राउन कलर का होगा और नींबू यानी लेमन शेप आकार का होगा। जो पहले वाले थे वो थे अंडाकार थे, कोई क्रमी आकार का था, लेकिन इसका जो सूत्रकृमि होता है वो लेमन शेप में होता है। कटाई के पश्चात मृदा में अधिक संख्या में पाई जाती है। यानी जब फसल की कटाई कर ली जाती है तो इसकी जो पुट्टियाँ या सिस्ट होती हैं वो मृदा में अधिक संख्या में पाई जाती है। सिस्ट की जो लंबाई होती है यानी इसका जो घर होता है, सिस्ट जो पुट्टी बोलते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो 600 से 700 mm आकार की होती है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 400 से 500 mm तथा जो प्रत्येक सिस्ट है उसमें 200 से 250 अंडे या डिंबक होते हैं। यानी प्रत्येक सिस्ट यानी एक सिस्ट में 200 से 250 अंडे या डिंबक निकलते हैं। प्रथम निर्मोचन डिंबक के अंडे के भीतर ही कंप्लीट होता है। यानी जितने भी सूत्रकृमि है उनका प्रथम निर्मोचन है वो अंडे के अंदर ही कंप्लीट होता है और द्वितीयक जो निर्मोचन है वो अंडे से बाहर होस्ट प्लांट होता है उसमें कंप्लीट होता है। यानी जो द्वितीयक अवस्था होती है वो डिंबक प्लांट्स खोजकर उसमें संक्रमण करता है और वहीं पर ही द्वितीयक निर्मोचन करता है। यह सूत्रकृमि फसल बुआई के 6 सप्ताह बाद अधिक दिखाई देते हैं। यानी जब फसल बुआई कर ली जाती है तो उसके 6 सप्ताह बाद सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी 1 से 1.5 माह बाद। खेत में संक्रमण सेकेंडरी स्टेज यानी द्वितीयक अवस्था होती है वो सबसे खतरनाक होती है। सेकेंडरी स्टेज ही फसल को नुकसान पहुंचाती है। तीसरी अवस्था में नर और मादा की पहचान की जाती है। यानी इसमें नर कौन सा है और मादा कौन सा है इसकी पहचान तीसरी अवस्था में की जाती है। और तीसरी अवस्था में जो नर होता है वो डिंबक पतला और गोल आकार का और पूंछ युक्त होता है। यानी जो नर होता है उसमें पूंछ भी पाई जाती है, गोल होता है और पतला होता है। और उसमें जो सूखिका होती है वो 20 से 30 नैनोमीटर लंबी पाई जाती है। तीसरी अवस्था में जो नर मादा है उसमें क्रॉस करते हैं या नहीं भी करते हैं। यानी इसमें क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं होती नई संतति पैदा करने के लिए। क्रॉस करते भी हैं और नहीं भी करते, दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती है इसमें। अगर करते हैं तो निषेचन के बाद नर मर जाता है।
यदि इसमें क्रॉस की क्रिया कंप्लीट होती है तो इसमें नर मर जाते हैं। मादा का जो आकार होता है वो तीसरी अवस्था के बाद ही बड़ा होता है, यानी जो मादा होती है उसका भी पता तीसरी स्टेज में ही पता चलता है। जो मादा होती है उसका आकार लेमन शेप का हो जाता है। चौथी अवस्था में मादा 0.5 mm लंबी और 0.15 mm चौड़ी हो जाती है और फ्लास्क आकार की होती है। मादा की जो देह गुहा होती है वो पूर्ण रूप से अंडों से भरी रहती है, यानी जो देह गुहा होती है, जो इसका पेट होता है, उसमें जो फुल फिल रहते हैं, एग्स भरे रहते हैं। इस सूत्रकृमि की एक वर्ष में एक ही पीढ़ी कंप्लीट होती है, यानी एक वर्ष के अंदर सिर्फ एक ही जनरेशन इसकी कंप्लीट होती है, यानी सेकेंडरी स्टेज से वापस सेकेंडरी स्टेज में आने के लिए सिर्फ एक वर्ष का समय लगता है। डिंबक के संक्रमण करने में 9 से 14 सप्ताह, यानी जो डिंबक होते हैं उनमें संक्रमण की जो तीव्र अवस्था होती है वो 9 से 14 सप्ताह के भीतर ही कंप्लीट हो जाती है और इसका अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। राजस्थान में श्रेष्ठ सूत्रकृमि सितंबर माह में बाहर निकलते हैं, यानी जो सितंबर माह होता है उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में सूत्रकृमि द्वारा संक्रमण होता है। परंतु अधिकांश डिंबक अक्टूबर माह व नवंबर माह के शुरू में ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश समय में ये जो डिंबक होते हैं वो अक्टूबर या नवंबर में भी बाहर निकल सकते हैं। पौधों की जड़ों के पास सफ़ेद रंग की मादाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह में दिखाई देती हैं, यानी जो जड़ तंत्र होता है उसमें फरवरी का जो तीसरा सप्ताह है उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती है तथा परिपक्व शिष्ट मार्च के मध्य में ही दिखाई देती है। यह सूत्रकृमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संक्रमण, यानी जो सूत्रकृमि होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचता है, तो उसके लिए जो मुख्य साधन है वो सिंचाई का जल है, पशु के खुर हैं, पैर द्वारा भी इसका प्रसारण होता है, या धूल भरी आंधियाँ, या सिंचाई जल, या जो टायर होते हैं ट्रैक्टर के उनके साथ चिपक कर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो डिंबक होते हैं उनके बाहर निकलने के लिए जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है, यानी ये सर्वाइव कर जाते हैं 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सूत्रकृमियों के जो डिंबक होते हैं उनमें अंडे के उत्पादन में वातावरण में नमी का हल्का सा होना या हल्का तापमान में बढ़ोतरी के साथ बढ़ोतरी होती है, यानी जब सूत्रकृमि के जो डिंबक होते हैं या अंडे होते हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो सिर्फ नमी पर डिपेंड करती है। यदि वातावरण में हल्की सी नमी है तो जो डिंबक है उनकी निकलने की क्षमता या संक्रमण करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा हेट्रोडेरा एवेनी की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी होती है, यानी जब नमी इसको मिल जाती है तो इसमें खास बात है हेट्रोडेरा एवेनी जो सूत्रकृमि है उसकी जो संख्या है वो 5 गुना तक बढ़ जाती है। जो एक पुट्टी के अंदर 200-250 थे वो मल्टीप्लाई हो जाती है 5 गुना में।